हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर मैं क्लास 12 फिजिक्स के साथ और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे दो विद्युत विभव पर बल एवं आघूर्ण। ठीक है, देखो हमने आपको द्विध्रुव बता दिया था, द्विध्रुव के बाद द्विध्रुव आघूर्ण बता दिया था और अब हम बात कर रहे हैं द्विध्रुव पर। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर कोई द्विध्रुव रखा है तो उसके ऊपर एक बल एवं आघूर्ण कार्य करता है। तो उसकी गणना हम कैसे करेंगे, उसके लिए सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो हमने आपको बताया था द्विध्रुव क्या होता है। तो किन्हीं दो विपरीत प्रकृति एवं समान आवेश के बीच में कुछ न्यूनतम दूरी होती है, तो उस संरचना को हम द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके अंदर हम विद्युत बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, वह विद्युत क्षेत्र होता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर यदि कोई विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर बल एवं आघूर्ण कितना कार्य करता है उसकी गणना करने के लिए हम सूत्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो माना हमने यहाँ ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, हमने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपने वीडियो देखी है तो पिछली वाली वीडियो आप जरूर देखें। आप अगर उनको देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर एक क्या रखा है, एक द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है, एक द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, इसका ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ प्लस क्यू आवेश। ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी है वो है 2 है। क्या है, 2 है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। मान लो ये विद्युत क्षेत्र दिशा है, तो यहाँ से ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, समझ में आया इतना। देखो फिर मैं बताता हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र है। देखो विद्युत क्षेत्र को हमने डिटेल में समझाया आपको, पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो आप सही समझ लेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान, जहाँ प्रत्येक जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है और इसकी दिशा किधर है, इससे इस तरफ दिशा, ये विद्युत क्षेत्र दिशा कहेंगे। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र दिशा, और इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है, एक द्विध्रुव रखा है और ऐसा द्विध्रुव रखा है जो इस क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। देखो ये ऐसे समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र दिशा है और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा से एक द्विध्रुव, ये एक द्विध्रुव मान लो। ठीक है, एक ऋणावेश है, एक धनावेश है, इसके बीच की दूरी 2 है। ये द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को हमने यहाँ रखा, इस तरीके से ये रखा हुआ है। ठीक है, तो ये द्विध्रुव रखा हुआ है तो इन दोनों के मध्य कोण बन रहा है। ठीक है, इसकी दिशा ये है विद्युत क्षेत्र की और ये द्विध्रुव रखा हुआ है, तो इन दोनों के मध्य कोण बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है इस तरीके से आप ये समझ लीजिए, इस तरीके से कोण बन रहा है, ये कोण है थीटा। ठीक है, ये कोण है थीटा। अब हमने आपको बताया था, अब हम थोड़ा ध्यान देंगे तो इधर आ जाइए। हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई आवेश आता है तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई आवेश आता है तो उसके ऊपर एक विद्युत बल का अनुभव होता है। तो ठीक है, देखो इस पर यहाँ देखो धनावेश है, तो इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जब ये आवेश रखा है तो उस पर एक बल लग रहा होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है तो उस पर एक बल लग रहा है। तो देखो कितना बल लग रहा है, तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल F बराबर जो होता है कितना होता है, Q × E। कितना होता है, Q × E। ठीक है, ध्यान दो आप, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जो लगने वाला बल है वो कितना होता है, F बराबर Q × E। ठीक है, आप इसको मैंने इस सूत्र को पहले बताया है आपको, और फिर भी आप नहीं समझ सकते तो मैं इसे बता देता हूँ। F का मान क्या होता है, F का मान होता है 1/4πε0 × Q0/r²। ठीक है, अब यहाँ पर ये Q0 हम ये आवेश मान लेते हैं कि इस आवेश को हमने यहाँ पे रखा है। तो ये जो मान है, ये वाला ये जो मान है ये E का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। किसका मान होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसकी जगह हम E लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, E। तो ये E आ गया और ये Q0 यहाँ पर हम मानते हैं, यहाँ पर हम जैसे ये इसको Q1 Q2 मान लें, इसको यहाँ तो ये Q2 आया, यहाँ ये Q आया है तो इसको Q मान लें, Q मान लें, आपकी इच्छा कुछ ही मान सकते हैं।
ठीक है। तो एक आवेश जो है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो ये विद्युत क्षेत्र ई आ जाता है, और दूसरा आवेश जो है जो इसके अंतर्गत आया है वो आवेश ई आ जाता है। तो इस सूत्र से ही हमें इस सूत्र की प्राप्ति होती है। तो इस सूत्र में हम आसानी से इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो F का मान जो है F बराबर क्या होगा Q। तो देखो यहाँ पर एक जो बल लग रहा होगा वो बल किस दिशा में होगा, अब आप ये ध्यान दो। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस तरफ। भाई हमने आपको बताया था कि विद्युत बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। अगर धन आवेश है तो इस पर लगने वाला बल की दिशा किधर होगी, इसी दिशा में होगा, इस तरफ लगेगा बल। F बराबर होगा कितना, प्लस Q इंटू, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे तो ये माइनस आवेश है, ये कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। अगर माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत बल की दिशा दोनों एक दूसरे से विपरीत होंगी, ठीक है। कैसे, देखो आप ऐसे समझ लीजिए, मान लो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र है, ये किससे उत्पन्न हो रहा है, किसी से आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो विद्युत आवेश जो होगा उसकी दिशा किधर है, यहाँ से दूसरी ओर है, दूसरी बाहर की ओर जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो धन आवेश है, कैसा आवेश है, धन आवेश, वो धन आवेश इस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है। और क्योंकि हमने बताया है कि धन आवेश क्या करता है, धन आवेश जो करता है, धन आवेश क्या करता है बताइए, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो उससे अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर, अनंत की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र, हाँ, तो देखो हमने क्या बताया कि यहाँ पर विद्युत, यहाँ पर कोई धनावेश की वजह से ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो यहाँ पर कोई अगर धनावेश है तो धनावेश से, अगर यहाँ कोई धनावेश है तो ये धनावेश इस धनावेश पर एक बल लगाएगा किधर, बाहर की ओर। तो जो बल की दिशा है वो किधर होगी, बाहर की ओर होगी, किधर होगी, बाहर की ओर होगी। और यदि ऋणावेश है तो धनावेश ऋणावेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसकी दिशा जो है लगने वाले बल किधर होगी, इस दिशा में होगी। तो ये होगा F बराबर माइनस Q इंटू, ठीक है। ये जो आवेश का हमने चिन्ह लिया है, इस चिन्ह का अर्थ केवल ये है, इस चिन्ह का अर्थ केवल ये है कि ये चिन्ह ये बता रहा है कि आवेश धनावेश है और ऋणावेश है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या इस समीकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक लंब डालते हैं। तो यहाँ पर एक लंब डालते हैं, ये 90 अंश का कोण बनता है। और ये कोण, ये जो कोण है ये 90 अंश का कोण होता है, ये 90 अंश का। तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। कौन सा त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। देखो हमने क्या किया, हमने इस रेखा को, ये तो रेखा है खींची हुई है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो इसी वजह से कोई एक रेखा ली और इस रेखा पर यहाँ ऊपर से हमने एक लंब डाला, ठीक है। तो यहाँ से एक लंब डाला, तो लंब डालने के पश्चात ये 90 अंश का कोण बना और 90 अंश का कोण बना, इसका मतलब ये एक त्रिभुज बन गया। और ये कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हमें कोई एक भुजा दे रखी हो और थीटा दे रखा है तो हम इस दूसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो आप समझ लीजिए। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। वैसे दूरी हमें पता है 2l है, लेकिन हमें जो दूरी ज्ञात करनी है कौन सी दूरी ज्ञात करनी है, लंबवत दूरी, ठीक है। या तो इसके बीच सामने इसकी दूरी हो या इसके सामने सीधी, मतलब इन दोनों के मध्य सीधी लंबवत दूरी। तो इसके सामने रेखा जो हमने खींची है और ये हमने लंब डाला है, क्यों, क्योंकि हमें बड़े को आरूढ़ ज्ञात करने के लिए इनके बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। और लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमें थीटा कोण है, ये 2l दूरी है, तो हम इस दूरी की माप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो चलो इसको मान देते हैं a b c, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज ABC में sin थीटा बराबर क्या होता है बताइए, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो sin थीटा बराबर लंब कितना है इसमें, तो देखो इस कोण के लिए ये थीटा लिया है हमने, इस कोण की लंब भुजा कौन सी होगी भाई, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है लंब और 90 अंश के सामने भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये AC लाइन जो लिखा है, AC लिखा है बटे कर्ण कितना है, कर्ण कितनी है, BC लाइन है 2l, कर्ण कितनी है 2l। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AC बराबर
2l sin थीटा। भाई AC का मान हमें मिल गया, कितना मिल गया, AC बराबर 2l sin थीटा, अर्थात इसकी दूरी पता चल गई हमें कितनी है, 2l sin थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके सहायता से आसानी से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बल एवं आघूर्ण। ठीक है, चलो देखो अब हम इसको साफ कर देते हैं। तो हमें पता है प्लस Q श्रेय के कारण, यहाँ लिख देंगे प्लस Q श्रेय के कारण विद्युत लगने वाला विद्युत बल F बराबर Q माइनस Q आगे इसके कारण लगने वाला विद्युत बल F बराबर माइनस Q। ठीक है, बल का मान तो समान है, केवल दिशा विपरीत है। बल का मान तो समान है, केवल क्या है, विपरीत दिशा है, बस बल तो समान है। अब हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे बल एवं आघूर्ण। तो देखो बल एवं आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच, बल गुणा दोनों बलों के बीच बल। देखो बल एवं आघूर्ण क्या होता है, तो मैं बता देता हूं, बल एवं आघूर्ण बराबर होता है बल लगने वाला बल गुणा दोनों बलों के बीच क्रियान्वित क्रिया रेखा, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की कोष्ठक लिख देंगे यहाँ लंबवत दूरी। कैसी दूरी, क्रिया रेखा की दूरी या दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये कितनी है, 2l sin थीटा, और लगने वाला बल कितना है, QE। तो बल एवं आघूर्ण इसको हम टाउ से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से, हम बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं, टाउ। ठीक है, टाउ, ये क्या है, टाउ जो है लेफ्ट में आसान शब्द है, टाउ बराबर बल कितना है, बल है हमारा QE इंटू बीच की दूरी कितनी है, 2l sin थीटा। ठीक है, अब देखो तो टाउ बराबर Q इंटू, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं Q इंटू 2l और E और sin थीटा। अब देखो Q इंटू 2l क्या होता है, आप जानते हो, Q इंटू 2l क्या होता है, Q इंटू 2l होता है P। तो टाउ बराबर PE sin थीटा, टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। ये निकल के आ गया हमारा क्या, बल एवं आघूर्ण। क्या निकल के आ गया, बल एवं आघूर्ण। तो देखो अब यहाँ से हम तीन चीजें क्लियर कर सकते हैं। टाउ बराबर, अगर हम इसको सदिश रूप में लिखते हैं तो टाउ बराबर हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि जो सदिश गुणन होता है, सदिश गुणन को हम करते हैं तो उन दोनों के बीच की वे sin थीटा आ जाता है। क्या आ जाता है, sin थीटा। अगर sin थीटा को हटाएंगे तो दोनों सदिश रूप में आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे हम जानते हैं यदि दो सदिश हैं, दो सदिशों में गुणा होता है तो A क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर हो जाता है AB sin थीटा। क्या हो जाता है, AB sin थीटा। तो हम इस AB sin थीटा को वापस लिखना चाहें इस रूप में तो ऐसे लिख देंगे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो वही सेम कंडीशन हमने यहाँ फॉलो कर दी, टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। अब sin थीटा को हटाना चाहें तो हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, टाउ एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक होगा, इसका टाउ का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, इसका मात्रक। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं, अब इसमें एक कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे ये थीटा, टाउ बराबर हमने दिमाग में निकाला है, टाउ बराबर PE sin थीटा। तो देखो थीटा है, अगर थीटा का मान, कितना हो, अगर थीटा का मान 0 अंश कितना हो, 0 अंश, पहली कंडीशन अगर हम देखें थीटा बराबर 0 अंश तब तो देखो तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE sin 0 और sin 0 का मान कितना होता है, 0। भाई टाउ बराबर PE sin 0 और 0 का मान होता है 0, sin 0 का मान 0, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर 0 हो जाएगा। और यदि नंबर 2 कंडीशन, यदि टाउ बराबर 90 डिग्री हो तो sin थीटा का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा P। तो ये हमारा टाउ का मान मैक्सिमम है और ये टाउ का मान मिनिमम। ठीक है, देखो sin 90 अंश का मान सर्वाधिक होता है 1, इसके बाद किसी भी एंगल को हम लेंगे तो इसके अधिकतम मान ही नहीं होता है, कम ही होगा। तो sin 90 का मान अगर 1 है तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, PE हो जाएगा, और टाउ का मान यदि PE हो गया तो अधिकतम मान निकल आता है। ठीक है, तो और इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं,
कि अधिकतम बलेगुम आलू और कम कब बलेगुम आलू कब होगा। तो देखो यदि पहले से ही ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, अर्थात अब आप इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। आप देखो ऐसे समझिए, ये हमारा एक क्या है, ये है हमारा एक द्विध्रुव आघूर्ण, ये द्विध्रुव, और इस द्विध्रुव को हमने रखा है विद्युत क्षेत्र में, ठीक है। अगर हमने इसको सीधा रखा इस तरीके से, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी इस तरफ है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये देखो ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और ये इसमें रखा हुआ है एक क्या बलेगुम, एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश होगा। कितना होगा? 90 अंश होगा, ठीक है। और ये जब 90 अंश कोण है तो टाउ, अब हमने सूत्र निकाल लिया है, टाउ बराबर पी sin थीटा, टाउ बराबर पी sin थीटा, ठीक है। तो टाउ बराबर पी sin 90 का मान 1 लगाएंगे तो टाउ का मान कितना आएगा? पी। और यदि हमने ये कंडीशन होगी ये वाली, ठीक है, अधिकतम मान आ गया। अब यदि हमने इस द्विध्रुव को इसी विद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया, जिस तरफ विद्युत क्षेत्र दिशाएं थी, और उसी दिशा में रख दिया गया ये, तो इन दोनों के मध्य कितना कोण बनेगा भाई? इन दोनों के मध्य कितना कोण बनेगा? कोण 0 अंश होगा। कितना होगा? 0 अंश कोण होगा। इसमें और इसमें दोनों में कोण कितना होगा? 0 अंश। और जब इसी दिशा में कोण है तो 0 अंश का कोण है भाई, 0 अंश का कोण है तो इसमें लगने वाला जो बलेगुम आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो आप वापस एक बार फिर रिवीजन कीजिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। फिजिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और ध्यान से समझें और बैठ के नोट करते जाएं चीज़ों को, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी। और एक बार अगर कॉन्टेक्ट क्लियर हो गया तो फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। हाँ, हाँ, तो इसके बाद अब है हमारा अगला टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे एक द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। अब देखो एक विद्युत क्षेत्र, अब हमने आपको बताया था किसी द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना बलेगुम आघूर्ण कार्य करता है। अब इस बलेगुम आघूर्ण, अब ये कोई रखा है विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव, तो इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इस कार्य की गणना कैसे करेंगे, ठीक है। तो कार्य की गणना करने के लिए देखो अभी समझ लीजिए आप, ये है एक विद्युत द्विध्रुव, ये रखा हुआ है -q + q, इसकी बीच की दूरी है l और n, ये मध्य बिंदु है, तो ये l और a दूरी कितनी हो जाएगी? 2 है, ठीक है। और ये इस मुख्य से थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। अब मान लो हमने इसको यहाँ से और यूं घुमाया, ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव, इसको इस तरीके से यूं घुमाया, तो ये घुमाने में कितना कार्य किया गया, ठीक है। इस θ1 से θ2 तक यहाँ तक लेके आए, तो अब यहाँ आ गया, ये सिरा यहाँ आ गया, ये सिरा यहाँ आ गया, दूरी ये l है, ये वाली दूरी भी l है, ठीक है। अब ये कोण रह गया θ2। तो अब इतना कार्य करने में हमें कितना कार्य किया, कार्य की गणना हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो फिर समझ लीजिए, मैं आपको फिर डिटेल में समझाता हूँ कैसे, इस तरीके से समझिए आप हमारे साथ। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इसमें एक द्विध्रुव रखा हुआ था इस तरीके से। इस द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ये घुमाया गया इस तरीके से। क्यों? देखो भाई, इस पर एक बल कार्य कर रहा है, इस दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, इस दिशा में घूमने का प्रयास करता है। भाई आप एक बात बताओ, आप इस तरीके से समझो, ये एक स्वतंत्र केंद्र पर रखा हुआ कोई पिंड है, और इस पर हम इस पिंड पर एक बल इधर लगाएं इस तरफ इस दिशा में, एक बल यहाँ से इधर लगाएं इस दिशा में, तो ये क्या करेगा? ये घूमने लगेगा। क्या करेगा? घूमने लगेगा। इस तरीके से क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। भाई एक बल इस दिशा में लग रहा है इधर, एक बल इस दिशा में लग रहा है इधर, तो क्या करेगा? ये घूमने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? घूमने का। और अगर स्वतंत्र हुआ तो घूम भी जाएगा। तो वही सेम कंडीशन से द्विध्रुव की है। ये द्विध्रुव है, इस तरीके से रखा हुआ है। अगर एक बल इस दिशा में लगा इधर और एक बल इस दिशा में लगा, तो क्या करेगा? दोनों बल लगा हुआ तो क्या करेगा? ये घूम जाएगा। ठीक है, तो यही घूमने में जो कार्य हो रहा है वो कितना कार्य हो रहा है उसकी गणना हम यहाँ कर रहे हैं। तो देखो हम जानते हैं तो लगने वाला बल है क्या बराबर कितना है? Q। ठीक है, और किया गया कार्य, तो कार्य बताओ, कार्य बराबर क्या होता है? हम जानते हैं कार्य W बराबर होता है Fs cos थीटा, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ मान लगा देंगे तो W बराबर हो गया F, बल कितना लग रहा है? Q इंटू E F। दूरी कितनी है? देखो यहाँ से दूरी कितनी है? इस बिंदु से, क्योंकि इसी बिंदु से तो घूम रहा है,
अब ये यहाँ से नहीं बनेगा क्योंकि ये घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, तो यहाँ से ये घूम रहा है और यहाँ से ये घूम रहा है, ये दूरी भी L है और ये दूरी भी L है, तो ये हो जाएगा QE इंटू L cos, अभी पहले कॉस θ1 है तो इस एक सिरे को घुमाने में दिया जाएगा, इस हमने यहाँ लिख दिया W1 बराबर QE इंटू L cos θ, ये सूत्र होता है कार्य किया जाएगा। तो इस प्लस Q सिरे को घुमाने में किया गया कार्य, प्लस Q सिरे को घुमाने में किया गया कार्य, तो W1 बराबर आ गया QE इंटू L cos θ, ठीक है। अब इस सिरे को घुमाया हमने इस तरीके से, इस तरह घुमाने में भी कितना करना पड़ेगा, तो ये सेम लंबाई है, सेम आवेश है, सेम बल है, तो यही आवेश में है, तो W2 आवेश किया गया का W2 बराबर ये भी हो जाएगा QE इंटू L cos θ, ठीक है। तो देखो W1 और W2 किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, तो W बराबर हो जाएगा QE इंटू L cos θ1 प्लस QE इंटू L cos θ, तो ये हो जाएगा, ये सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2QE L cos θ1। अब देखो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, Q इंटू 2L, ये ऐसे लिख सकते हैं W बराबर Q इंटू 2L इंटू E cos θ, ठीक है। तो ये W बराबर Q इंटू 2L क्या होता है, PE cos θ। अब देखो इसको यहां तक लाने में, इसको यहां तक लाने में और इसको यहां तक लाने में किया गया कार्य है ये। हमने कहा है हम यहां से यहां तक नहीं लाए, यहां से सिर्फ यहां तक लाए, कहां तक लाए, θ2 तक लाए, कहां तक लाए, θ2 तक। तो देखो हम क्या करें, θ1 से θ2 तक लाने में कितना कार्य, तो हम θ2 से यहां तक कितना लाए, θ1 से यहाँ तक लाए, θ2 से यहाँ तक लगाए, दोनों में से ये वाली वैल्यू हटा देंगे तो ये मान करके आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे क्या कर देंगे, तो ये भी सेम कंडीशन में निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा W बराबर PE cos θ2, केवल थीटा का मान चेंज हो जाएगा, बाकी सेम निकल के आएगा, W बराबर PE cos θ2। तो अब देखो, अब इतना यहाँ से यहाँ तक घुमाने, इस फिगर को θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम कर देंगे, तो किया गया कार्य बराबर, इसको मान लो W θ1 और इसको मान लो W θ2, तो ये किया गया कार्य हो जाएगा W θ1 माइनस W θ2 बराबर, तो ये हो जाएगा PE cos θ1 माइनस PE cos θ2, तो निकल के आएगा किया गया कुल कार्य W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2, तो हमने ले लिया ये निकल के आ जाएगा हमारे पास किया गया कुल कार्य, ठीक है। कितने में देखो यहाँ चीजें कम समझ में आई होगी, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हमने क्या बताया आपको कि इस आवेश को, इस प्लस आवेश को घुमाने में यहाँ से यहाँ तक नहीं घुमाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक घुमाने में जो किया गया कार्य है वो ये निकल गया, और लेकिन हमने घुमाया कितना है, मात्र इतने घुमाने का हमें मान ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा घुमा दिया और ये मान ज्ञात कर दिया, लेकिन हमें मान कितना करना है, केवल यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना। तो यहाँ से भी यहाँ घुमाने में कितना कार्य वो निकाल लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक घुमाने में सेम प्रोसेस, यहाँ केवल θ1 की जगह θ2 लग जाएगा, θ2 लग जाएगा, θ2 बाकी सेम निकल के आ जाएगा, तो W θ2 बराबर हमने निकाल दिया PE cos θ2, ठीक है। अब हमने इतना मान पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य ये है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा घुमाने में किया गया कार्य ये है, तो ये वाला कार्य भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते भाई। यहाँ से यहाँ तक हमने आपसे कहा, ऐसे समझिए, हमने आपसे कहा आप इस जगह खड़े हो, यहाँ से यहाँ घर आने में आपको लग रहा है 10 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक आने में आपको लग रहे हैं 4 मिनट। तो हमने कहा कि यहाँ से और यहाँ तक आने में आपको कितना समय लगेगा, तो आप तुरंत कह देंगे 10 - 4 6 मिनट, ये दूरी 6 मिनट पर हो रही है क्योंकि ये दूरी 4 मिनट पर हो रही है। वही सेम प्रोसेस इस जगह हमने अप्लाई किया है। हमने कहा कि यहाँ से इसको घुमाने में यहाँ तक घुमाया तो कार्य करना पड़ रहा था PE cos θ, और यहाँ से यहाँ तक घुमाया
तो कार्य करना पड़ रहा है P cos थीटा टू। तो इतना कार्य जो अगर ये पूछा जाए कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो अगर हम वैल्यू याद करते हैं तो वैल्यू करके आएगी W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब इसमें देखो कंडीशन क्या बनती है। कंडीशन ये बनती है, हमने ये कहा कि यदि cos थीटा में 90 डिग्री है, अगर द्विध्रुव जो है वो लंबवत रखा है, कैसा रखा है, लंबवत। अगर लंबवत रखा हो तो बताओ थीटा 1 का मान कितना होगा, 90 डिग्री। cos थीटा 1 का मान कितना होगा, 90। और घुमा के लाए यहाँ तक तो कितना होगा, थीटा 2 का मान कितना होगा, 0। तो इनकी वैल्यू अगर हम सीधा लगा देते हैं, अगर उन्होंने कहा कि ये लंबवत रखा है तो cos थीटा का मान 90 से मिल जाएगा। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा 2 आ जाएगा। अगर हमने ये कहा कि 0 अंश ये ऐसा रखा हुआ इस तरीके से, तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, P cos 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये मान आप निकाल के आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मान निकल के आया वो आया P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इस तरीके से आप आसानी से वैद्युत द्विध्रुव को का वलयगम आघूर्ण और बौद्धिक ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य याद कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आती हैं, अगर कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए हमें, तो जिससे मैं उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, बताइए अपने दोस्तों को, जिससे क्या है उनका भी फायदा हो और आपका। ठीक है, जय हिंद जय भारत।